सुनाएंगे। आदाब, मैं मोहम्मद अम्मार खान, फ्रीडम टीवी देख रहे हैं, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। हम सितारगंज में बैठे हैं और फ्रेम में परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। हरीश दुबे हैं, हमारे शहर के चेयरमैन रहे हैं 5 साल, और अब तो क्योंकि चुनाव दोबारा होंगे, खैर तो उसमें तय होगा कि कौन चेयरमैन बनेगा। फ़िलहाल आप जहां हम बैठे हैं ये सितारगंज का रोडवेज़ बस अड्डा है, और ये सौरभ बहुगुणा ने बस अड्डा बनवाया था। इससे पहले सितारगंज में ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पे बस अड्डा नहीं था। और जहाँ हम बैठे हैं एक पेड़ है, आपने मेरी मुहिम देखी होगी, पेड़ की बात कर रहे हैं आज। और मैं दुबे जी जहाँ बैठे हैं, किसी बड़े महान इंसान ने ये बड़ा पुण्य का काम किया जो पेड़ लगाया। फ़िलहाल तो अब इसकी छाँव नहीं मिल रही है हमें, क्योंकि शाम का टाइम है, ना भी ये छाँव दे रहा होगा। तो हो सकता है मैं अगर रहा दुनिया में और दुबे जी रहे या हम नहीं रहे, हमारी नस्ल रही, तो इस पेड़ की छाँव जो है उन बच्चों को मिलेगी। तो पेड़ का महत्व ये है। फ़िलहाल दुबे जी आपका स्वागत है। हम ठीक है, आवाज़ आ रही है, लाइव जुड़ गए हैं काफ़ी लोग। यहाँ पे बस अड्डा नहीं था और जहाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद अम्मार भाई, और फ्रीडम टीवी का भी धन्यवाद। फ्रीडम टीवी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जैसा कि आपने बताया वृक्ष के पेड़ के बारे में, और मैंने देखा कि फ्रीडम टीवी की एक पहल जो आप लोगों ने प्रारंभ करी, मुझे देखने को मिला कि आपने पेड़ लगाओ अभियान का एक जो बीड़ा उठाया है, तो वो बड़ा सराहनीय कदम है फ्रीडम टीवी का, आप लोगों का। और मैं तमाम लोगों से, जितने लोग आपके दर्शक हैं जो मुझे सुन रहे हैं आज फ्रीडम टीवी के माध्यम से, मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आज का समय आप देखिए कितनी गर्मी बढ़ जा रही है, तो आज का समय ये ज़रूर है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, जो इस बार जो वृक्षारोपण किया जाएगा, क्योंकि वर्षा का मौसम आने वाला, यही समय होता है वृक्षारोपण का, तो पीपल, नीम, बरगद ऐसे पेड़ों का वृक्षारोपण करें जगह देखकर, ताकि जो है कि लाभप्रद रहे और भविष्य में अधिक से अधिक लोगों को वो जो है कि अधिक से अधिक लाभ दे सकें। शुक्रिया, आपने फ्रीडम टीवी की मुहिम को सराहा और मुझे उम्मीद है आप इससे जुड़ेंगे भी। दुबे जी, पहला सवाल, अब कांग्रेस में जाने के बाद कोशिश रहेगी 2 टुक सवाल हो, 2 टुक जवाब, क्योंकि रात का समय है और आप भी स्पष्ट बोलते हैं, हमारे भी सवाल सीधे सीधे होते हैं। कांग्रेस में जाने के बाद पहला इंटरव्यू है, निर्दलीय होते हुए चेयरमैन बने, लगातार भाजपा का विरोध किया आपने, उसके बाद अंत में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो क्या समझा जाए, ये रणनीति का एक हिस्सा था कि अंत में कांग्रेस में ही जाना है, या अब लगा कि सितारगंज में अगर अपनी स्थायी जगह बनानी है तो स्थायी विपक्ष का होना ज़रूरी है? दुबे जी खुद को उस विपक्ष में फ्रेम में ढाल रहे हैं खुद को। देखिए, कांग्रेस में जाना कोई मेरी कोई एक ऐसा आप नहीं कह सकते कि कोई रणनीति रही, लेकिन लगातार टाइम काफ़ी बीता। तो जब आप लास्ट टाइम में कांग्रेस में जाने का मेरा, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि मुझे लोगों ने निर्दलीय चुनाव जिताया था, ऐसी मैदान में थे, लेकिन जनता ने सारे दलों को नकार कर और एक निर्दलीय को अपना जनादेश दिया था। तो इसलिए मैं 5 वर्षों तक मैंने किसी दल में जाना उचित नहीं समझा। मैंने कहा जनता का जनादेश का मैंने सम्मान किया कि जनता ने जिस जनादेश से मुझे जिताया है, तो क्योंकि उसमें बीजेपी के भी लोगों का वोट पड़ा होगा, मुझे कांग्रेस के लोगों का भी पड़ा होगा, बसपा के सभी लोगों का मुझे वोट पड़ा होगा, तो मैंने बीच में किसी भी पार्टी को ज्वाइनिंग करना उचित नहीं समझा। और बाद में फिर मुझे ऐसा लगा कि किसी ना किसी पार्टी में अब मेरा जाना इसलिए आवश्यक हो गया कि यहाँ पर विपक्ष की भूमिका एक तरीके से आप मान लीजिए कि बड़ी शून्य सी होती जा रही थी, और मुझे भी लगा शून्य सी होती जा रही थी। और मुझे भी लगा कि देखिए, या पक्ष और विपक्ष 2 ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, पक्ष जो सत्ता के लोग होते हैं, सत्ताधारी होते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन सत्ता को आईना दिखाने के लिए विपक्ष का मजबूत होना बड़ा जरूरी है। विपक्ष के द्वारा आलोचना और लोकतंत्र की मजबूती के लिए आलोचना करनी भी जरूरत है। और सारे लोग जब सत्ता में चले जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे काम है जो गलत भी होते रहते हैं, और वो गलत होने के बाद भी उन पर गलत कार्यों पर टीका टिप्पणी जब नहीं होती तो उनमें सुधार नहीं आता है। तो मैंने अपनी जिम्मेदारी समझकर, इस शहर का नागरिक होने के नाते, यहाँ का जनप्रतिनिधि अगर मैं अपने आप को कहता हूँ, ये सारी बातें सोचकर विचार कर तब मैं कांग्रेस में मैं ज्वाइनिंग करी मैंने। दुबे जी, देखिए वही मैंने कहा, सीधे सवाल रहेंगे, सीधे जवाब। आप संघी पृष्ठभूमि से आते हैं, आपसे बात हुई, आपने कहा आप शुरू से जुड़े रहे हैं, फिर हम देते हुए आप बता रहे थे सारी चीज़ें और हमें पता है, लेकिन संघ जो है कांग्रेस की विचारधारा के विपरीत चलता है, या आप ये कह लीजिए जो संघ है कांग्रेस की विचारधारा को नहीं मानता,
या कांग्रेस को इस तरीके से कर लीजिए, वाइस वर्सा कांग्रेस जो है संघ की विचारधारा को नहीं मानती। राहुल गांधी पहले इकलौते ऐसे नेता हैं हिंदुस्तान के जो संघ का नाम लेके आरएसएस का खुल के विरोध करते हैं, ठीक है। आप उस पृष्ठभूमि से आके कांग्रेस में आते हैं तो खुद को वहाँ फिट बैठा पा रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल फिट बैठा पा रहा हूँ। और मैं बिल्कुल आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि जो कांग्रेस हो या भाजपा हो, आज के समय की कांग्रेस और भाजपा में जो लोग जुड़ रहे हैं वो मेरे हिसाब से, जैसे मैंने अपने आप को यहाँ जोड़ा और आपका बहुत अच्छा सवाल है, तो वो इस तरीके से देख रहे हैं कि वो अपनी जनता को किस तरीके से और कौन सी राजनीतिक पार्टी में जाके लाभ पहुंचा सकते हैं, अधिक से अधिक जो है कि अपनी जनता को लाभ वो कहाँ पर पहुंचा सकते हैं, वो वहाँ जा रहे हैं। और बहुत सारे आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसी पृष्ठभूमि के लोग हैं जो कांग्रेस की पृष्ठभूमि के हैं, जीवन भर उनका परिवार जो है कांग्रेस में रहा। हमारे यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं आप उनको भी देखिए कि कांग्रेस की पृष्ठभूमि उनकी अगर इतिहास देखें, लेकिन वो चले गए। उनको लगा कि भाई यहाँ पे आके मैं ज्यादा जनता की सेवा कर सकता हूँ, तो इसलिए वो चले गए। और इसी तरीके से लेकिन वो कहते हैं मेरी शुरुआत भाजपा से हुई, पापा रहे, लेकिन मेरी जो शुरुआत हुई इससे पहले ना मैं कांग्रेस में था ना मेरा पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ था। मैं पारिवारिक उसकी बात कर रहा हूँ, और ठीक है उनका मानना अपनी जगह ठीक होगा। और लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस में चला गया हूँ, आज भी मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। और मुझे संघ का स्वयंसेवक अगर मैं अपने आप को कहता हूँ तो मुझे कोई नहीं, कांग्रेस में हूँ और संघ का स्वयंसेवक हूँ, दोनों बातें लगातार कह रहा हूँ। और कई बार आपने विचारधारा किया जाता है, कई बार आपने इंटरव्यू में भी, जिस दिन मेरे को ये विचारधारा आड़े आएगी, जिस दिन मुझे परेशानी उत्पन्न होगी, जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा संघ और कांग्रेस मुझे परेशान कर रही है या संघ और कांग्रेस की वजह से मेरी जनता को परेशानी हो रही है, तो मैं फिर विचार करूंगा और उस पर निर्णय लूंगा। अब खैर कांग्रेस की क्या बात करें, जेपी नड्डा साहब ने, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने दिल्ली में कहा कि अब भाजपा इतनी मजबूत हो गई है, संघ की जरूरत ही नहीं है। देखिए उन्होंने अगर कहा तो उसका खामियाजा भी उन्होंने भुगता, और ये बड़ी बातें हैं और बड़े लोगों की बातें हैं, लेकिन खामियाजा कितना भुगता आपने देखा, आपने इस बात को भी देखा। तो इसलिए मैं कांग्रेस में हूँ आज, या किसी अन्य राजनीतिक दल को भी अगर मैं चुनता तो उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं संघ का स्वयंसेवक नहीं हूँ, क्योंकि संघ के स्वयंसेवक की जो उसकी कहना चाहिए स्वयंसेवक बनने की जो उम्र होती है, उसकी आयु होती है, अपनी आयु नहीं, संघ के स्वयंसेवक बनने की जो आयु होती है, जब वो पहली बार शाखा में चला जाता है तो उसके बाद शिशु मंदिर से शुरुआत हो जाती है। शिशु मंदिर से मतलब नहीं है, शिशु मंदिर शिक्षा का है। शिशु मंदिर कहते हैं कि वहां से एक मतलब शुरुआत नहीं, शिशु मंदिर में पढ़ने वाला प्रत्येक विद्यार्थी संघ का स्वयंसेवक हो, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। जो स्वयंसेवक होगा वो किसी भी विद्यालय में पढ़ने वाला होगा और किसी भी राजनीतिक दल से होगा, ऐसा मैंने जितना मुझे ज्ञान है तो वो उस ज्ञान के तहत मैंने कोई ऐसा गलत नहीं किया है, और मैं स्वयंसेवक भी हूँ और कांग्रेसी भी हूँ। इसमें आपकी क्लैरिटी आ गई। अब आते हैं शहर की राजनीति में। कमल जिंदल साहब से बात हुई, उन्होंने मैंने आपका नाम लेके सवाल किया, फ्रीडम टीवी इधर उधर से नहीं आता, डायरेक्ट सवाल करता है। डायरेक्ट सवाल अब आपसे भी कर रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले, शायद आपने देखा नहीं देखा, सुरेश गंगवार साहब का भी इंटरव्यू किया है। उन्होंने कहा ठीक है मेरे पुराने दोस्त हैं लेकिन दोस्ती बरकरार रहेगी। वो अब भाजपा में चले गए हैं, वो और आप कांग्रेस में आ गए, तो दो नदियां एक साथ बह रही थी, वो अब उनका रास्ते जो हैं वो अलग हो गए। तो इसको किस तरीके से मैंने आपको कहा ना, उन्होंने कहा मैं उन्हें दोस्त मानता हूँ, हरीश दुबे दोस्त मानते हैं। बिल्कुल, अब ये मेरा उनका बड़प्पन है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे दोस्त कहा, लेकिन मेरा ये मानना है कि सुरेश गंगवार साहब हैं या कमल जिंदल जी हैं, ये चलिए अगर मुझे दोस्त और मित्र कह रहे हैं मुझे, तो ये मेरे लिए बहुत गौरवान्वित होने वाली बात है। लेकिन ये दोनों ही लोग मेरे बड़े भाई हैं, बचपन से ही दोनों लोगों को मैंने भैया संबोधित करके, बचपन से ही दोनों को भैया संबोधित करके मैंने संबोधित किया है, और भैया जैसा ही मुझे, छोटे भाई जैसा ही उनसे स्नेह और प्यार भी मुझे मिला है लगातार। वो बात ठीक है कि घर परिवार में थोड़ा मोड़ा घनक छनक होती रहती है, लेकिन यह है कि इससे ऐसा नहीं हो जाता कि कोई जो बड़ा भाई है वो बड़ा भाई है। और आपने जैसा, मैंने तो अभी उनका सुना नहीं, सुरेश गंगवार जी का इंटरव्यू मैंने सुना नहीं अभी, और कमल जी का भी मैंने इंटरव्यू बहुत थोड़ा सा सुना था, आवश्यक कार्य मुझे पड़ गया था, तो इसलिए मैं उस इंटरव्यू को पूरा नहीं सुन पाया। लेकिन आप जैसा बता रहे हैं तो ये मैं धन्यवाद दूंगा उनको, आभारी रहूंगा जीवन भर कमल जिंदल जी और सुरेश गंगवार जी का, कि उन्होंने मुझे दोस्त का जो एक मित्रता का मुझे ओहदा दिया है, और जबकि वो मेरे बड़े भाई हैं और दोनों हमेशा बड़े भाई रहेंगे और हमेशा बड़े भाई थे, और बड़े भाई जैसा सम्मान मैंने उनको दिया और छोटे भाई जैसा सम्मान दोनों से मुझे हमेशा मिला है। नगर पालिका के चुनाव को इस बार कैसे देख रहे हैं? 5 साल के कार्यकाल तो चलिए जो हुआ, और संभावना ये है, मैं उस दिन सौरभ भाई के भी इंटरव्यू में बोला कि जहाँ तक मेरी रीडिंग है ओबीसी सीट आ रही है, ओबीसी सीट आ रही है, तो समीकरण जो बन रहे हैं उसमें आप तो कहीं फिट हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप सामान्य ओबीसी में नहीं आ रहे हैं। हरीश दुबे
क्या कांग्रेस में कोई चेहरा है सामने, किसको चुनाव लड़ाएंगे? और हो सकता है रवि रस्तोगी हैं भाजपा से और एक तरफ सुखदेव हैं, तो हो सकता है पुरानी दोस्ती निभाने रवि रस्तोगी से। तो मैं हरीश दुबे का थोड़ा मोटा मोटा जानना चाह रहा हूँ कि अब जहाँ तक ऐसा भी नहीं है कि ओबीसी आए, कुछ भी हो सकता है, आपकी आगे क्या रणनीति? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूं और सीट सामान्य हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, महिला हो, कुछ भी हो, अब कांग्रेस जिस भी प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी वो मैं भी हो सकता हूं, वो कोई दूसरा भी हो सकता है, कोई अन्य भी हो सकता है। अब कांग्रेस का प्रत्याशी को जिताना हमारा कर्तव्य होगा और हम लोग जब राय मशवरा भी होता है तो उसमें राय मशवरा देने के समय में हमारा काम ये रहेगा कि हम ऐसे प्रत्याशी का नाम वहां पर पहुंचाएं, ऐसे प्रत्याशी को कांग्रेस की ओर से उतारें जो जिताऊ हो और जो जीत कर जो है कांग्रेस को जीत दिलाए। 27 में से 17 बूथ पे भाजपा का प्रदर्शन बहुत खराब रहा, यानी कि सीधे सीधे आप ये कह लीजिए पिछड़ गई, हार गई। ये कांग्रेस की मेहनत थी या जनता का खुद मोहभंग हो गया था, या इसमें बिहाइंड द सीन कांग्रेस ने अच्छा काम किया शहर शहर में जाके, घर घर जाके? क्योंकि ओवरऑल तो अच्छा किया है, और लेकिन शहर में जो है भाजपा की स्थिति बहुत ही खराब रही। ये भाजपा के लिए तो चिंता का विषय है, आप लोगों के लिए गुड वर्क है, ये पेट थपथपाने वाली बात है। देखिए, एक बात मैं बता दूं, जहां तक नगर की मेरी बात है, जब से मैं चुनाव जीता हूं अपना चुनाव, तब से मैंने देखा कि चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर ये लोकसभा का चुनाव, और इस लोकसभा के चुनाव में ये मान लीजिए कांग्रेस को जितने बूथ कांग्रेस ने जीते हैं या जितने वोट कांग्रेस को मिले हैं, जितनी ताकत से और जितने संगठन के प्रबलता से बीजेपी लगी थी, और बिल्कुल मुझे कहने में संकोच नहीं है, उतनी ताकत और प्रबलता से कांग्रेस फील्ड में इस बार चुनाव में थी नहीं। हमारे नगर में उतनी प्रबलता से थी नहीं। उनके पास कार्यकर्ताओं की कमी थी, उनके पास संसाधनों की कमी थी। कांग्रेस के पास सभी कमियों के बाद भी जहां तक अपनी बात जो केंद्र से जो उनके ऊपर से जो है कि हम लोगों को जो हमारी गारंटियां दी गई थी, वो गारंटियां लेकर हमारा कार्यकर्ता पहुंचा, और पहुंचने के बाद जितना हम पब्लिक के बीच में कांग्रेस की बात को पहुंचा पाए, उससे ज्यादा पब्लिक पहले से ही मन बनाकर बैठी थी। उसका ज्यादा इस बार कांग्रेस को लाभ मिला। वो मन बनाकर बैठी थी कि हमको वोट इसके खिलाफ देना है। बहुत सारे बेरोजगारी आप देख ही रहे हैं, आप देखिए, अब नीट के पेपर को देखिए, बच्चे सड़कों पर उतर गए हैं। नेट भी हो गया, नीट भी हो गया, और पेपर लीक का पूरा ऐसा लग रहा है हब बन गई है हिंदुस्तान जो है, पेपर लीक का पहली बार ऐसा हुआ है कि नेट का एग्जाम लीक हो गया। होता पहले भी होगा, लेकिन ठीक है कि इस बार खुला है और देखिए हब बन गया है। और ये मान लीजिए कि जो वोट कांग्रेस को पड़ा है उसमें ज्यादा भूमिका भाजपा की रही। जो भाजपा ने कार्य करे, हमारे नगर में देखिए तोड़फोड़ होती रही, उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए, उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। लोगों को डराया धमकाया, उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। जो ये इस तरीके के जो कृत्य करते रहे, उसका लाभ कांग्रेस को ज्यादा मिला। जी, जिस दिन मैंने सौरभ भाई का, मंत्री सौरभ बगुड़ा का इंटरव्यू किया, उस दिन मैं आपकी एक पोस्ट पढ़ रहा था, आपने लिखा, घर व व्यवसाय उजाड़कर अपने चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने को सितारगंज का विकास बता रहे हैं यहाँ के नेता। अब मैं आपको किस संदर्भ में ये पोस्ट लिखी गई? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उस आपकी पोस्ट से आप ही से सवाल जी मैं आपको एक बात बताऊं। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए बहुत सारा विकास हो गया, और बहुत विरोध करने वाले लोग थे, वो विरोध करने वाले लोग कहाँ हैं, अब वो क्यों नहीं आते? तो मैं बिल्कुल आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाई वो विरोध करने वाले लोग, औरों का तो पता नहीं, मैं उनमें से एक व्यक्ति था, लेकिन मैं विकास का विरोध नहीं कर रहा था, मैं सड़क के चौड़ीकरण का विरोध नहीं कर रहा था। हर कोई चाहता है कि उसका शहर अच्छा हो, हर कोई चाहता है कि उसका शहर में सड़कें चौड़ी हों और अच्छा लगे, और शहरों से अच्छा लगे। हम उसका विरोध ना पहले कभी करते थे और ना हम वो विरोध कभी भविष्य में करेंगे। हम विरोध करते थे कि लोगों का जो आप घर उजाड़ दे रहे हो, जो लोगों की दुकानें तोड़ दे रहे हो। अब ये देखिए कि मेरे बिल्कुल बगल में अगर आप देखेंगे तो हमारी नगर पालिका से लेकर और यहाँ जहाँ हम अपने रोड बेस पे बैठे हैं, कम से कम नहीं तो 50 से 60 ये गरीब लोग हैं, जिनका पूरा घर का जो भरण पोषण की प्रक्रिया होती है, जो खान पीन की इनकी प्रक्रिया होती है, वो सारी इसी से चलती है। जो संसाधन ये जुटाते हैं इसी से चलाते हैं। अगर ये यहाँ से उजड़ गए होते, मैंने बहुत प्रयास करा, उस समय इन लोगों ने पूरी कोशिश करी कि इनको उजाड़ दें, और जिसको ये विकास कह रहे हैं रोड चौड़ी कर दें, और मैंने पूरा प्रयास करा कि ये लोग यहाँ बचे रहें और अपने जो ये रोजी रोटी कमाते रहें। रोड भी चौड़ी हो गई, ये भी बचे रह जाए, ऐसा प्रयास हमारा रहा, और उसमें बहुत हद तक हम गरीबों को बचाने में सफल रहे। लेकिन बड़ी बड़ी दुकानों को, बड़े बड़े व्यापारियों का जो इन्होंने नुकसान करा, उसका खामियाजा इस लोकसभा में भी मुझे देखने, अपना नजरिया होता है। मेरे नजरिया से इसमें भी बीजेपी को खामियाजा भुगता बीजेपी ने, और भविष्य में भी भुगतेगी। अच्छा तो लग रहा है रोड चौड़ा हुआ। देखिए, आप किसी का घर तोड़ के, किसी के घर में आग लगा के, किसी की झोपड़ी जलाकर, और आप कहने लगे मैदान बहुत अच्छा है। भाई हिंदुस्तान के ये जो नागरिक हैं, जब हम लोग चुनाव लड़ने जाते हैं भाई साहब,
तो चुनाव जब लड़ने जाते हैं तो ये सब अच्छे लगते हैं हमको। हम झुग्गी झोपड़ियों में भी घुस जाते हैं, लोगों के पैर भी पकड़ लेते हैं, लोगों के हाथ भी जोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर वही झुग्गी झोपड़ियाँ हमको क्यों काटने लगती हैं, वही झुग्गी झोपड़ियाँ हमको क्यों परेशान करने लगती हैं कि हमें रोड अब चौड़ी चाहिए। पहले तो पतली पतली गलियों में चलो हम घूम लिए, सबके पैर हाथ छू लिए, बाद में वही झुग्गी झोपड़ियाँ हमको क्यों चुभने लगती हैं। और एक बात बताऊँ मैं आपको कि सितारगंज के अंदर जितना हमारा बाईपास है, सितारगंज में जितने बाहर से हमारी रोडें जो है हमारे परिवहन आ जा सकते हैं, उतना शायद ही अन्य शहर में है। उसके बाद भी अगर आप गलियों में छोटे छोटे लिंक रोडों पर तोड़कर लोगों को नुकसान पहुंचाकर अगर कोई चीज की जाए तो वो फिर गलत है। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बाहर के लोग थोड़ी हैं, ये हमारे हिंदुस्तान के लोग ही तो हैं। एक फिल्म मैंने बचपन में देखी थी, मर्द फिल्म, अब वो पता नहीं, हो सकता आपने भी देखी होगी। उस मर्द फिल्म में भी कुछ ऐसा ही था। वो कुछ बाहर के लोग आ गए और उनको बाहर झोपड़पट्टी की बस्ती थी, वो बहुत बेकार सी लगती थी, उस पर बहुत बड़ा उन्हें प्रोजेक्ट लगाना था, जो प्रोजेक्ट जो है कि बड़ा अच्छा दिखाई देता, लेकिन झोपड़पट्टी अच्छी सी नहीं दिखाई देती। क्यों नजर आता है कि विरोध करने वालों में सिर्फ हरीश दूबे हैं, बाकी नहीं, मैं उनका नजरिया और होगा, उनका नजरिया बाकी लोग ही, जनता की बात कर रहा हूँ। या हरीश दूबे इतने निडर हैं, दिलेर हैं, वो बोल पाते हैं, बाकी बोल नहीं पाते। देखिए और जैसे अभी आप कह रहे हैं कि लोग उजड़े, लेकिन जो लोग उजड़े हैं मुझे लगता है वो खुद नहीं कह पाते हैं, या एक डर है। वो कह रहे हैं, उनका कहने का तरीका है पोलिंग बूथ पर। अच्छा। हमारा कहने का तरीका है कि हम खुल के उसका, देखिए विरोध का मतलब झगड़ा नहीं, विरोध करने का मतलब झगड़ा नहीं हो रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोई ऐसा नेता, हम यहाँ जितने भी लोग नेता हैं, चाहे वो राज्य स्तरीय नेता हों, चाहे विधानसभा स्तर के नेता हों, चाहे तहसील स्तर के नेता हों, चाहे नगर निकाय के हों या ग्राम, कोई ऐसा आपस में नेता नहीं है जिसकी आपस में कोई बहुत ज्यादा व्यक्तिगत लड़ाई हो या बहुत ज्यादा कोई जमीन की लड़ाई हो। ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है, कोई काम गलत करता है, हमको गलत लगता है, हम उसकी आलोचना करते हैं, उसमें कुछ कार्यों में सुधार भी होता है हमारी आलोचना के बाद, कुछ कार्यों को वो सराहना देते हैं, लगता है उनका देखने का नजरिया और होता है। सौरभ भाई का एक इंटरव्यू किया, उनका उन्होंने जवाब, मतलब मैं पूछ रहा था कि पोलिंग बूथ पे आप कमज़ोर है, उन्होंने ये बात कही कि मुस्लिमों के वार्ड में हमने काफ़ी काम कराया और हर तरीके से उनके काम कराए हमने, लेकिन पोलिंग बूथ पे मुस्लिम जो है हमारे ऊपर भरोसा नहीं दिखाते हैं। तो मैं ये पूछा था, हो सकता है या तो मुस्लिम जो नेता हैं वो आप लोगों की या भाजपा की बात वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। उनके बयान से आप संतुष्ट हैं कि उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं, काम कराने के बावजूद भी विकास कार्यों में हम कभी भेदभाव नहीं करते। खासकर मैं, वो कहते हैं मेरी राजनीति है, मैं हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं करता हूँ, काम कराता हूँ, कोई भी मेरे दरवाजे पे आ जाए अगर अपनी समस्या बताता है, लेकिन वोटर्स जो है, मुस्लिम वोटर भरोसा नहीं दिखा पा रहा है। देखिए, आज आपने ये बात कही, किस तरीके से देखते हैं? आपने ये बात कही तो मैं दो बातें कहूँगा जो मैंने कभी इस तरीके की बात कही नहीं। एक बात, उनको लगता होगा ऐसा कि मुस्लिम या हिंदू या ईसाई या सिख कोई किसी का इस वजह से विरोध कर रहा है कि कोई वजह बनाकर नहीं। और सितारगंज में भी ऐसा है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे आप बूथ देखिए, हिंदू बूथ भी हैं, और हिंदू बूथों पर भी जो है कि विरोध रहा। और हमारा ही वार्ड देख लीजिए, आप हमारे वार्ड में लोकसभा का पिछला चुनाव देख लीजिए और इस बार का चुनाव देख लीजिए। इस बार 134 वोट मेरे बूथ पे पड़े और मेरा बूथ हारा, और जिस बूथ में मैं रहता हूँ मेरा बूथ बीजेपी से हारा, और अब एक लंबे समय से मेरा बूथ जो है बूथ में 134 वोट भाई हैं, लगभग सभी हैं। कुछ हैं मुस्लिम भी परिवार हैं हमारे यहाँ, कुछ मुस्लिम परिवार हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण देने के लिए मैं स्पष्ट मैं समझ रहा हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ कि हमारा बूथ हारा। 134 वोट मेरे वाले बूथ पर पड़े इस बार। विधानसभा में तो वो बूथ मजबूत रहा, लेकिन लोकसभा में 134 वोट पड़े। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 134 वोट बहुत पड़े मेरी नजरिए में। 34-35 वोट पिछले लोकसभा के चुनाव उठा के देखें आप, 34-35 वोट पड़ा करते थे। 100 वोटों का इजाफा अगर हुआ है तो वो 100 परिवार कौन थे, वो 100 वोटर कौन थे, उन्हें क्या दर्द था, क्या परेशानी थी, इस तरीके का इजाफा हुआ है। और जो भेदभाव की आप बात कह रहे हैं, तो वो हो सकता है विधायक जी का, मंत्री जी का अपना नजरिया होगा। मेरा ऐसा कोई मानना नहीं है कि हाँ मुस्लिम वोटर ही उनको नकार रहा है, सब वोटर उनको नकार रहे हैं। और रही बात भेदभाव की, तो हो सकता है उनको जानकारी हो ना हो, मॉनिटरिंग वो करते हैं, मॉनिटर हम पूरे करा रहे हैं, लेकिन नहीं भेदभाव वो कर। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो एक तो देखिए, या जो देखिए शहर में आप सुन लीजिए, क्योंकि समय कम है इसलिए आप सुन लीजिए। एक तो देखिए, जो कार्य जब मैंने टेंडर निकाले, मैं नगर निकाय का चेयरमैन था, मैंने टेंडर निकाले पूरी रणनीति के तहत। इन लोगों ने पूरी रणनीति के तहत पीडब्ल्यूडी के एक्शन जो थे, उन्होंने टीएस का एक बहाना बनाकर 15 कमियां निकालकर
15 कमियां उन्होंने निकाली और उस 15 कमियों को सुधारने के लिए कहा कि तब तक इसका टीएस नहीं होगा। काम मेरे रोक दिए गए। अब 2 बार टेंडर निकल चुके हैं और दोनों बार, एक बार मैंने लोक सूचना से मांग लिया है, वो आने वाला होगा कुछ दिनों में, और दूसरा फिर मैं मांग रहा हूं। जो 15 कमियां मेरे में टीएस के समय में निकाली गई, वो कमियां आज भी पूरी नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भी टेंडर निकल रहे हैं, उसके बाद भी कार्य हो रहा है। तो एक तो ये इनका मकसद मैं समझ गया हूं कि ये लोगों को कार्य करने नहीं देना चाहते, क्योंकि मैंने ये देखा है ना कि वो जो नगर पालिका का पैसा था, जो नगर पालिका का पैसा हमारा बोर्ड लगाना चाहता था, हमारे बोर्ड ने जो प्रस्ताव पास किए थे, काम वही हो रहे हैं हमारा बोर्ड पर। लेकिन पता नहीं मैंने क्या देखा है कि सब कुछ होने के बाद भी उनको लोकप्रियता का, इतना सस्ती लोकप्रियता कमाने का इतना वो रहता है कि पत्थर वो अपने लगवाना चाहते हैं, चाहे संस्था कोई सी हो, नगर निकाय में कोई दूसरा बैठा हो, लेकिन काम हो तो वो चाहते हैं मेरा पत्थर लगे। भाई विधानसभा का तो पत्थर उनके लगेंगे ही, और भी कोई संस्था है। तो इसकी रणनीति के तहत उन्होंने मुझे काम नहीं करने दिया। वही सारा पैसा बचा हुआ है। जो बड़े बड़े आप देख रहे होंगे बोर्ड लगे हैं, धन्यवाद दिया जा रहा है, बड़े बड़े की भी 2 करोड़ 3, अरे भाई विधायक निधि से दीजिए ना। 2.78 लाख। हाँ, विधायक नगर पालिका में क्या वो विधायक निधि से है? क्या वो विधायक निधि से है? वो नगर पालिका से ही तो है। वो नगर पालिका के, आज यहाँ इतनी रोडें बन रही है नगर निकाय के पालिका के पैसों से बन रही है ना। जो मैं बना सकता था उस समय, जो मैंने क्यों नहीं बनाने नहीं दी इन्होंने, बनाने नहीं दी इन्होंने। अच्छा, बनाने नहीं दी, ठीक है, मेरी समझ में आ गया भी, ठीक है। मेरे को अब समझ में आया कि इसी को शायद राजनीति कहते हैं कि छोटे आदमी को काम मत करने दो, हम बड़े हैं तो हम ही काम करेंगे, पत्थर हमारे ही लगेंगे। ठीक है, ठीक है, ये भी धीरे धीरे चीजें सीखने में सीखी जाती है, मैं भी सीख रहा हूँ और अच्छी बात है। मुझे तो भाई समझ में आने लगा है कि इस तरीके से भी राजनीति होती है, और ये राजनीति मुझे कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। और भेदभाव की और सुन लीजिए बात, ये भेदभाव के नाम पे मैंने कहा कि ऐसा इन्होंने भेदभाव करा। जो पिछली, देखिए बारिश का समय है, बारिश का समय है, जो बोर्ड में प्रस्ताव पिछली बारिश के समय तक रोडें बन जानी चाहिए थी, वो 1 साल बाद बन रही हैं, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की वजह से। वो मेरे पास है 15 कमियां निकालकर जो टीएस नहीं हुए थे, उसमें से आज भी कम से कम 6 से 7 ऐसी कमियां हैं जो अब भी पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन टीएस हो रहे हैं, काम हो रहा है। वो मैंने लोक सूचना से मांगा है और उस पर मैं बता देना चाहता हूं, उस पर मेरी तैयारी में हाईकोर्ट जा रहा हूं उस बात को लेकर कि ऐसा ये भेदभाव क्यों हुआ। एक भेदभाव। दूसरा भेदभाव मैं आपको बताऊं, बहुत सारी गलियां ऐसी हैं, जैसे वार्ड नंबर 2 है। वार्ड नंबर 2 में जब ये रोड बनाने लग गए तो वहां पर हमारे 3 पूर्वांचल के परिवार थे। उन पूर्वांचल के परिवार के वहां पंकज रावत जी हमारे उस समय जो है कि अब तो नहीं है, कि जैसे हम भी नहीं है, बोर्ड भंग हो गया तो वो भी वार्ड मेंबर नहीं है, हम भी वार्ड मेंबर नहीं है। तो पंकज रावत जी ने क्या करा कि सब रोडें तो बनवाई, लेकिन 3 पूर्वांचल के लोग थे उनको छोड़ा है, उनकी रोड उन्होंने नहीं बनवाई, उनकी रोड उन्होंने नहीं बनवाई। फिर बाद में जो है कि वो रोड चंदा करके हम लोगों ने बनवाई। इस तरीके से अभी बनी है। कमल जी के, हमारे बड़े भाई साहब कमल जी जिला अध्यक्ष जी हैं, उनके बगल में 2 पूर्वांचल के लोग रहते थे, उन्होंने सब अपनी रोडें बनवा ली, कमल जी ने अपने घर तक बनवा ली। उन 2 पूर्वांचल के लोगों को इन्होंने भेदभाव करके छोड़ दिया। फिर बाद में उसमें काफी विवाद हुआ और कई बार मुझे कहना पड़ा, और कहने सुनने के बाद वो रोड अब बन पाई, वो भी निजी पैसों से बनी, वो भी ना विधायक निधि से बनी ना नगर निकाय से बनी। पूर्वांचल के लोगों के साथ भेदभाव, पता नहीं क्यों भेदभाव कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। पूर्वांचल के लोगों ने इनका ऐसा क्या बिगाड़ दिया, पता नहीं भाई साहब, मैं तो समझ ही नहीं पा। और भी कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो पूर्वांचल के लोगों की इन्होंने रोड नहीं बनाई। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर हो सकता है इस प्रकार की जानकारी मंत्री जी को ना हो तो इस तरीके की मॉनिटरिंग करें, और ऐसा ना कहें कि भेदभाव नहीं कर रहे हैं। आप भेदभाव कर रहे हैं, पूरा मेरा आरोप है। और मेरे पास कम से कम 10 से 12 ऐसी रोडें हैं जिसमें मैं दिखा सकता हूं कि आपके लोगों ने वहां पर भेदभाव करा। हो सकता है कि इनको जानकारी ना दी हो, ये तो मैं मान सकता हूं। चुनाव लड़ेंगे अगर आपके सीट आती है दोबारा? हालांकि मैंने कहा ओबीसी का, लेकिन चुनाव लड़ेंगे? चुनाव में सीट बताया ना मैंने, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सामान्य हो, हरीश दुबे नगर निकाय के चुनाव में भागीदारी निभाएगा और नगर निकाय के चुनाव में उपस्थित रहेगा, आपको दिखाई देगा। और हरीश दुबे की उपस्थिति, कांग्रेस की जीत होगी। इस शहर को कभी खुद का विधायक नहीं मिला है। अगर शहर का इतिहास देखें तो 2027 राजनीति के हिसाब से कहते हैं कि समय कैसे बीतता है पता नहीं चलता। करीब ही मान लीजिए 24 भी गुजर रहा है धीरे धीरे। हरीश दुबे खुद को कभी शहर में स्थायी रूप से देखना चाहेंगे। चेयरमैन से शुरुआत हुई, एडवोकेट थे, चेयरमैन बने, और खुद को कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पे आगे देख रहे हैं। जनता जिस दिन चाहेगी, रात को लेटते हैं तो ऐसे ख्याल आते हैं। सारे निर्णय, कोई डायरी वायरी बना रखी है? सारे निर्णय, दोनों बातों का जवाब दे रहा हूँ। सारे निर्णय जनता के ऊपर हैं। जनता जिस दिन चाहेगी स्थानीय विधायक भी बना देगी। और रही बात डायरियों की, तो मैं भाई साहब हमेशा जो डायरियों से चलता है, जो डायरियों से चलता है, ठीक है, मेरी भी है, औरों की भी है, होनी भी चाहिए। और जो डायरियों से चलता है, डायरियों का अर्थ ये नहीं होता कि हम खाली डायरियां रखते हैं। हम डायरियों में लोगों को मेंशन रखते हैं, मेंशन रखते हैं। आज 100 जितने भी बूथ विधानसभा के अंदर है, 127 129 बूथ है शायद,
127 या 29 है, मुझे ज़्यादा जानकारी उसमें समय नहीं है। 127 हाँ शायद 127 है। तो लगभग कोई ऐसा बूथ नहीं होगा पूरी विधानसभा का जिसके लोग या जहाँ रहने वाले नागरिक किसी भी ऐसे बूथ के 127 में से जिनके पास मेरे पास ना हो, मेरी डायरी में ना हो, उनसे मित्रता मेरी है, मिलना जुलना है, मेरे पारिवारिक लोग हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं और भी उनके नज़दीक जाने की, उनकी समस्या निपटाने की। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं विधायक बनने के लिए ऐसा कर रहा हूं, मेरे को लोगों की सेवा करने की भी। वो और अलग बात है, 26 आते आते 27 की शुरुआत होते होते दुबे जी भाजपा ज्वाइन कर लें। देखिए मैं फिर आपको ये बता दूं कि भाजपा ज्वाइनिंग या जो है कि कांग्रेस ज्वाइनिंग या कोई भी दल ज्वाइनिंग, मैंने शुरू से भी, पहले भी कई बार आपने मेरा इंटरव्यू करा, मैंने हमेशा ये कहा कि जिसमें मुझे लगेगा कि मेरी जनता का लाभ हो रहा है तो मैं उस राजनीतिक दल को जो है कि पकड़ लूंगा। क्योंकि मुझे जनता नहीं जिताया। कॉलेज में चुनाव जीतने गया तो यहाँ की सितारगंज की जनता ने जिताया। चेयरमैन के पद पर लड़ने आया तो सारी राजनीतिक पार्टियों को हरा के मेरी जनता ने मुझे जिताया। और उसके बाद भी आगे भी जनता को मुझे लगेगा, जनता को लाभ पहुंचाने के लिए मुझे किसी भी राजनीतिक दल में जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा। क्योंकि जनता, देखिए मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं 5 साल रहा। अब ये लगाइए, कोई भी व्यापारी बता दे, कोई भी व्यापारी ऐसा बता दे, जो सबसे ज्यादा मार हमारे व्यापारियों पे पड़ती है भैया। पहले वो हमको वोट डालते हैं, हमको का मतलब नेता को वोट डालते हैं। जैसी वोट में हम लोग जीत जाते हैं, जीतने के बाद क्या होता है, वो उनके घर रोज पहुंच जाते हैं। आज गौशाला बन रही है, पैसे दे दो। आज फला जगह चुनाव हुआ है, पैसे दे दो। आज रैली जा रही है, पैसे दे दो। ये जो परंपरा है, मैंने इस पे भी अंकुश लगाने का काम करा है कि जो व्यक्ति हमको पहले वोट डालेगा फिर हमको चंदा देगा, ये भी अंकुश मैंने लगाने का प्रयास करा है। और मैं आगे भी इस पर बहुत बड़ा प्रयास कर रहा हूं कि राजनीतिक दलों के लोग, राजनीतिक पार्टी के लोग मेरी सितारगंज के व्यापारियों से, जनता से ये बेवजह का चंदा उठाना बंद करें। और इस पे भी मेरा काम चल रहा है। बहुत सारे व्यापारी शिकायत करते हैं, उस पर काम चल रहा है मेरा। तो मैंने किसी को परेशान नहीं करा। मैंने हमेशा ये कोशिश करी कि मेरी जनता को हर तरीके से लाभ पहुंचे और वो अपने आप को जो है कि सुरक्षित महसूस करें। भाजपा पे तो खुद इतना पैसा है, उन्हें चंदे की क्या जरूरत है? फिर भी मांगते हैं भाई साहब। और ये आप मत पूछ लेना कि किसके किसके और कौन कौन से लोग मांगते हैं, क्योंकि वो कहना आपके टीवी पे चैनल पे अच्छा नहीं होगा। कौन मांगता है और किससे मांगता है ये कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन ये है कि पैसा होने के बाद भी राजनीतिक दल पैसा मांगते हैं। गौशाला के लिए भी यहाँ पैसा इकट्ठा करा गया। बाहर के सीटों पर चुनाव हो रहे थे और व्यापारी देते हैं, बेचारे क्या करें। और ना दें तो नहीं देंगे तो उनका, वो आपको पता ही है, उसमें ताले लग जाएंगे, उस पर मुकदमा लग जाएगा, उसका शटर बंद हो जाएगा, उसकी ऐसी कर देंगे। व्यापारी क्या करेगा बेचारा? व्यापारी तो हमारे यहाँ का बड़ा परेशान है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि व्यापारियों के इस तरीके का जो उसको परेशान किया जा रहा है उस पर भी अंकुश लगे। शुक्रिया दुबे जी बात करने के लिए, क्योंकि अंधेरा हो रहा है मेरे ख्याल से, लेकिन मुझे लगता है सब कुछ कवर कर लिया। नहीं ठीक है। कोई ऐसा सवाल आपको अगर कोई ऐसा सवाल लग रहा हो हमें पूछना था, हम नहीं पूछ। नहीं आपको सवाल आपको पूछना है, मुझे तो उत्तर देना है। आप कहीं ध्यान केंद्रित, क्योंकि फ्रीडम टीवी है ये, तो फ्रीडम आजादी है। नहीं आप मुझे लगता है मैंने लगभग सब भाई, आपने अचानक मुझसे कहा कि भाई साहब आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं यहाँ रोडवेज के पार बैठा हुआ हूँ, यही मेरे झोपड़पट्टी है, मैं यहीं बैठा हुआ था। देखिए नीचे बैठने वाले हैं, मैं यहीं बैठा हुआ था। आपने कहा इंटरव्यू लेना है, मैंने कहा ले लीजिए। कभी भी इतने इंटरव्यू आपने लिए, कभी भी आप बता के नहीं आए, हमेशा अचानक आए। कभी भी हमने ऐसा बोला, मैं पहले से हमने कभी भी ऐसा योजना नहीं बनाई कि आप ऐसे सवाल पूछना तो मैं ऐसे उत्तर दूंगा। ये तो फ्रीडम टीवी की, ये फ्रीडम टीवी है कि भाई आप मुझसे सवाल पूछते हैं, जो मेरे मन में आता है मैं निडरता से और बिल्कुल कहता हूँ। और मैं निश्चित रूप से जो है कि ये कह देना चाहता हूं कि मैं इस समय जो सत्ता के लोग हैं उनका आलोचक हूं। और जहां जहां वो गलत काम करेंगे उनकी आलोचना करूंगा, जहां जहां अच्छे काम वो करेंगे उसकी सराहना भी मैं करूंगा। ऐसा मैं फ्रीडम टीवी के माध्यम से आज कहना चाहता हूं। और एक बार फिर से मैं बड़े भाई कमल जिंदल जी को, बड़े भाई सौरभ उनको, अपने सुरेश गंगवार जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। का नाम आ रहा था जबान पे, बड़े भाई के तौर पे नहीं बड़े भाई तो भाई देखो, बड़े भाई का मतलब ये देखो, जो सुरेश गंगवार जी और कमल जिंदल जी बड़े भाई कहना भर से काम नहीं है। सौरभ बगुड़ा भी बड़े भाई है, कहने से हम लोगों को कोई गुरेज थोड़ी है, कोई हमारी उनकी घरेलू दुश्मनी थोड़ी है। वो भी बड़े भाई हैं। उम्र में अगर बड़े होंगे, मैंने तो कभी उम्र ही उनकी नहीं पूछी, अगर उम्र में बड़े होंगे तो बड़े भाई होंगे। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ कमल जिंदल जी और सुरेश गंगवार जी के लिए, वो जगह सौरभ बगुड़ा जी शायद कभी ना ले पाए। क्योंकि जिनको मैं बचपन से भैया कह रहा हूँ और किसी व्यक्ति को अचानक मुझे मजबूरी में सौरभ भैया कहना पड़े, बड़ा अंतर है। मजबूरी में बहुत सारे लोग हैं सौरभ भैया मजबूरी में कहते हैं बेचारे। तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, कहना चाहिए, हम भी कहते हैं। मान सम्मान देखो प्रतिनिधि का करना चाहिए और जनादेश को भी स्वीकार करना चाहिए। दूसरी बार उनको जनता ने जनादेश दिया और जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। और दूसरी बार और उन्होंने एक सितारगंज को कैबिनेट मंत्री का अगर किसी ने दर्जा दिलाया, किसी ने दिलाया, इतिहास बन गया ये। भविष्य में भी जब भी याद करा जाएगा तो याद करा जाएगा कि सितारगंज के विधायक कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उनके पिताजी जो है कि सितारगंज के विधायक जो है मुख्यमंत्री रहे। तो जो चीजें स्वीकार करने वाली हैं वो स्वीकार करनी भी चाहिए और हम लोग करते भी हैं।
कभी भी, आज देखो समय बढ़ता रहता है, बदलता है, लेकिन ये एक इतिहास बन गया कि सितारगंज के विधायक कभी मुख्यमंत्री भी रहे और सितारगंज के विधायक कैबिनेट में भी रहे। तो ये वास्तव में ये बहुगुणा परिवार ने हमको ये दो चीज़ें हमको दिलाई, और वो उनकी शक्तियाँ रही हों, उनके जो भी विषय रहा हो, जो भी जिस भी तरीके से वो लाए, लेकिन इससे हमारे सितारगंज का नाम ऊंचा हुआ है। ये बात हमको कभी नहीं भूलनी चाहिए, या हम कभी नहीं भूलते हैं। लेकिन जो बात जो भैया हम सुरेश गंगवार जी को और कमल जिंदल जी को कह देंगे, वो अपनापन उनमें नहीं आ पाएगा कभी भी हमसे। दिल नहीं मिलेंगे। देखो, दिल तो राजनीतिक में दिल मिलना तो बताया ना, जनता के स्थितियों को देख के दिल मिलते और बिगड़ते हैं। जिसमें जनता का लाभ होता है तो दिल मिल जाते हैं, जब लगता है जनता का लाभ नहीं हो रहा है तो दिल आपस में खटास हो जाते हैं। लेकिन एक अपनापन होता है, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी में रहे, वो अपनापन ही होता है। वो सुरेश गंगवार जी और कमल जिंदल जी से हमेशा बना रहेगा हमारा। शुक्रिया दुबे जी बात करने के लिए। आप हरीश दुबे साहब को लाइव सुन रहे थे। सितारगंज के चेयरमैन रहे और 5 साल अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। उनका मानना है कि सितारगंज में भाजपा से लोग त्रस्त हैं, खासकर नगर पालिका, नगर क्षेत्र जो है हमारा, वहाँ पे खासकर जो व्यापारी वर्ग है वो भाजपा से काफ़ी त्रस्त है। मीना बाज़ार के बारे में उन्होंने कहा, ठीक है रोड आप चौड़ी कराइए, मैं कभी चौड़ीकरण का विरोध नहीं कर रहा था, मैं सौंदर्यीकरण का विरोध नहीं कर रहा था। जिन लोगों के घरों पे बुलडोज़र चल रहे थे, मैं उस चीज़ का विरोध कर रहा था कि जिनको उजाड़ा जा रहा है, इनको बसाने की, इनको मुआवजे की क्या मतलब संभावनाएं हैं, उसका विरोध था। और उन्होंने ये बात कही है कि सीट का पता नहीं है क्या है, लेकिन अब वो कांग्रेस में है तो जैसा भी गाइडलाइंस आएगी, जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी होगा, भले वो खुद हों, जी जान से लड़ाएंगे। और उन्होंने इस चीज़ से भी इनकार नहीं किया है कि अगर उनके फेवर में सीट आती है तो वो चुनाव लड़ेंगे, जाहिर सी बात है लड़ेंगे। और हरीश दुबे का कहना यह है कि जो मेरा एक पुराने रिश्ते कमल जिंदल से रहे हैं, पारिक हो सकते हैं, सुरेश गंगवार से रहे, सौरभ बहुगुणा से शायद उतने नहीं हो सकते, उतना मेरा जो एक मेल है वो उतना नहीं हो सकता। इज्जत है संस्कार के तौर पे, एक शिष्टाचार के तौर पे वो इज्जत करते हैं, लेकिन जो इज्जत कमल जिंदल के लिए और सुरेश गंगवार के लिए है वो नहीं हो सकती। उन्होंने कहा ठीक है, उनका मैंने इंटरव्यू सुना कमल जिंदल साहब का, जो उन्होंने बातें कही वो उस बात से इत्तेकाफ रखते हैं कि उनकी जो बातें थी वो काफ़ी हद तक सही थी। और दूसरी बात हरीश दुबे साहब ने कही कि जो शहर का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं मजबूरी में भाजपा को इंटरनली सपोर्ट करता है। अगर उन्हें लगता है विरोध में जाएंगे तो कहीं ना कहीं झूठी मुकदमे हो जाएंगे या किसी और षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसा दिया जाएगा, हरीश दुबे का मानना है। और एक चीज़ उन्होंने कही, नगर पालिका के जब तक वो चेयरमैन थे, काम वो करना चाहते थे, मतलब जो काम जिस तरीके से होते हैं नगर पालिका में, लेकिन एक दबाव के तहत उन्हें काम करने नहीं दिए गए। और वो जो अब काम हो रहे हैं वो भी अब नगर पालिका से हो रहे हैं, ऐसा नहीं है विधायक निधि से हो रहे हैं, बस एक जो है क्रेडिट वाली राजनीति हो रही है, ये हरीश दुबे का मानना है। खैर ये चीज़ इसलिए भी ज़रूरी है, मैं शुरू में उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए विपक्ष का मजबूत होना ज़रूरी है, लेकिन मैं कहता हूँ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना ज़रूरी है, और ख़ासकर सितारगंज में। तो सितारगंज में या तो अब हरीश दुबे को विपक्ष समझ लीजिए या कांग्रेस को ही हरीश दुबे समझ लीजिए, क्योंकि कोई और नेता कांग्रेस का सितारगंज में नहीं बोलता है, कम से कम फ्रीडम टीवी पे तो नहीं बोलता है। कैसे कई ऐसे नेता हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि फिर वो चीज़ गलत हो जाएगी, जिनको कई बार हम कहते हैं आप बोलिए, अगर आप पर्सनली तो पब्लिकली बोलते हैं, लोगों से बोलते हैं, अगर आपको ये चीज़ ख़राब लग रही है, आप डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, आप बोलिए। हो सकता है आप बोलेंगे सत्ता के खिलाफ तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन वो इस वजह से नहीं बोलते। हालांकि हैं वो कांग्रेस में, खुद को कांग्रेसी नेता कहलाते हैं, लेकिन जब बात विरोध की आती है, किसी चीज़ का योजना हो, कोई काम हो जो मतलब लोगों के खिलाफ हो, जनहित के खिलाफ हो, वहाँ वो अपनी चुप्पी साध लेते हैं। तो हमारे लिए एक मजबूरी यह है कि अगर हमें विपक्ष का इंटरव्यू करना होता है तो हमारे पास हरीश दुबे हैं, और अगर सत्ता पक्ष का इंटरव्यू करना होता है तो हमारे पास 2 चेहरे हैं। चलिए कमल जिंदल हो गए हैं और अब यहाँ सौरभ बहुगुणा तो हैं ही मंत्री हैं, और अब चलो अब भले इनके रिश्ते हैं हरीश दुबे के, अब सुरेश गंगवार भी आ गए हैं, लेकिन सुरेश गंगवार ने कहा मेरे रिश्ते जो हैं हरीश दुबे से वो पारिवारिक हैं, मेरी दोस्ती रहेगी, पार्टी वाले अलग हो गई है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो ये फ्रीडम टीवी की भी मजबूरी है। कई बार लोग कहते हैं भाई आप उनसे पूछिए, वो भी तो कांग्रेस के नेता हैं। भाई हम सबसे पूछना चाहते हैं, सबको फ़ोन भी करते हैं। अभी हरीश दुबे ने जैसे कहा आपका फ़ोन आया तो मैं यहीं था और आपने बैठा लिया, तो ये भाई इनके लिए हम थैंक्स बोल देंगे कि बोलो आपने कुर्सी लगा दी और हम बैठ गए। हमें भी इतना परहेज नहीं है, हम कहीं भी, हम रोड पे बैठ के भी इंटरव्यू कर सकते हैं, लेकिन लोग बोलना नहीं चाहते या बताना नहीं चाहते। तो ये फ्रीडम टीवी की भी मजबूरी है। हरीश दुबे बोलते हैं तो अच्छा लगता है और ये ज़रूरी भी है।
जनता को फीडबैक पता चल जाता है नेताओं का, और नेताओं को भी अपना आकलन खुद करने का मौका मिल जाता है वो कितने पानी में है और जनता उनके बारे में क्या सोच रही है। आप बने रहिए फ्रीडम टीवी पे, और पेड़ लगाने वाली जो मुहिम थी उससे जुड़े रहिए। पेड़ लगाइए, खासकर नीम के, बकैन के, बरगद के, शीशम के, इस तरीके के छाँव वाले पेड़, जिसमें परिंदे भी जो हैं अपने घोंसले बनाए, उनकी भी एक रिहाइश हो जाए। कैमरामैन हाइस के साथ मैं अम्मार खान, सितारगंज।